आज हम बात करने वाले हैं लेखांकन समीकरण के कुछ प्रैक्टिकल्स की। लेखांकन समीकरण क्या है, सबसे पहले ये समझना होगा। समीकरण का अर्थ आप समझते हैं समान करना, इक्वल करना। अर्थात जैसे इंग्लिश में इक्वल शब्द है समान करना, वैसे ही लेखों को समान करना। यदि इसका अर्थ देखें हम तो लेखों को समीकरण यानी समान करना ही लेखांकन कहलाता है। जैसे कि हमने 10वीं तक की कक्षा में पढ़ा था, रसायन जो विज्ञान में रासायनिक समीकरण होते हैं। जैसे H2O की हमने बात की है तो H2+O, इस प्रकार से हमने एक समीकरण बनाया और हमारे पास बना H2O यानी पानी। इसी प्रकार हम जो लेखे हैं, हमारे जो प्रतिदिन के लेन देन होते हैं, उन लेन देनों को लिखने के लिए जो लेखे हम बनाते हैं समान उन्हें दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर संपत्तियाँ जितनी होती है उस संपत्ति के आधार पर ही हमारे पास दायित्व भी होते हैं और इन दायित्वों या संपत्तियों को हम तुलना करते हैं और इसे ही हम जिस प्रारूप में तैयार करते हैं उसे हम लेखांकन समीकरण कहते हैं। अर्थात लेखांकन समीकरण करने के लिए हम व्यवहारों को लिखेंगे और जैसे हमारा जो सूत्र है कि एक पक्ष में संपत्ति लिखी जाएगी और दूसरे पक्ष में दायित्व लिखे जाएंगे और फिर यहाँ पे तुलना की जाएगी। तो इससे संबंधित हमने एक सवाल लिया है, तो इस पक्ष में हम संपत्ति लिख देते हैं और दूसरे पक्ष में यहाँ पर दायित्व जितने भी होंगे उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो भी हमारी संपत्ति और दायित्व होंगे, तो इस ट्रांजैक्शन के माध्यम से हमने एक क्वेश्चन लिखा है, इसके माध्यम से हम समझाएंगे आपको। और यदि आपको ये क्वेश्चंस में कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, उसे हम आपको पुनः समझा देंगे अगले वीडियो में। लेकिन यदि समझ नहीं आता है तो बिल्कुल ज़रूर आप कमेंट्स करें, जिससे आप में जो झिझक है या आपको जो समझ नहीं आ रहा है वो क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। संयम ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, और जब व्यापार प्रारंभ किया है अर्थात मालिक ने पैसा लगाया है, तो यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन होते हैं। ट्रांजैक्शन कहने का मतलब है कि दो पक्ष में लेन देन होगा। यहाँ पे एक तो संपत्ति पक्ष में लेन देन होगा और दूसरा दायित्व पक्ष में लेन देन होगा। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखते हैं रोकड़ से, क्योंकि ये व्यवहार है तो इसमें इसे हम विवरण के नाम से भी जानते हैं, विवरण भी कुछ बुक्स में लिखा रहेगा। तो रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, और यहाँ पे व्यापार प्रारंभ किया तो हुआ क्या होगा, आपको हमने यहाँ पे विचारधारा ये बतलाए थे। वैधानिक सत्ता की अवधारणा के अनुसार जो व्यापार होता है, व्यापार का मालिक और व्यापारी दोनों एक ही है और व्यापार अलग है। अर्थात मालिक और व्यापार दोनों अलग अलग होता है। इसीलिए हमने बताया था उस समय आपको कि यह जो व्यापार है यह हमारा व्यापार है, और इस व्यापार में इस व्यक्ति ने यदि पैसा लगाया है तो इस व्यक्ति ने पैसा लगाया तो इसके लिए यह व्यापार के लिए ये क्या हो जाएगी, रोकड़ हो जाएगी। लेकिन व्यापार कभी ना कभी तो इसे वापस करेगा, इसलिए इस पैसे को हम क्या बोलते हैं, पूंजी। अर्थात मालिक ने व्यापार प्रारंभ करते समय जो धन या पैसा व्यापार में पहली बार लगाया है उसे हम अधिक धन उपार्जन करने के लिए लगाया है, उसे हम पूंजी कहते हैं। तो यह रोकड़ हमारे व्यापार में आ गई, यानी हम हमेशा व्यापार की दृष्टि से बात करते हैं, व्यापार के लिए ही लेखा करते हैं। सीधा कहने का मतलब है संपत्ति पक्ष में हमारे पास रोकड़ आ जाएगी, और रोकड़ कितनी यहाँ पे लिखी है, 1 लाख रुपए। तो हमने 1 लाख रुपए लिख दिया, लेकिन हमें मालूम है कि कभी ना कभी इस रोकड़ को हमें वापस करना होगा। जिस दिन हमारा व्यापार समाप्त होगा उस दिन हम उस मालिक को पैसे वापस करेंगे। इसीलिए हम अपने आप में इसे दायित्व के रूप में समझते हैं, और यह मालिक का पैसा है और मालिक का जो पैसा है इसे हम पूंजी के नाम से जानते हैं।
इसलिए हम दायित्व पक्ष में भी 1 लाख रुपए मालिक का पैसा पूंजी के नाम से लिख देते हैं। अब लेखांकन समीकरण सही है या नहीं है इसे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 1 लाख और दूसरी ओर भी 1 लाख, अर्थात दोनों तराजू में जैसे दोनों पल्ले होते हैं और पल्लों के आधार पर उन्हें देखा जाता है कि सही है वजन या नहीं है। आजकल तो इलेक्ट्रिक कांटा आ गए हैं, पहले समय में आपने देखा तराजू से नाप कर दिया करते थे कोई वस्तु। अब यहाँ पर देखिए रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया की प्रविष्टि हो चुकी है हमारी। अब दूसरी देखिए नगद माल खरीदा। यहाँ पर माल खरीदा है तो हम दूसरा नंबर लिखेंगे यहाँ पर नकद माल खरीदा। और माल खरीदा कितने रुपए का खरीदा है तो यहाँ पे लिखा है 20,000 का खरीदा है, अर्थात माल खरीदा है। यदि व्यापार में माल खरीदा गया है और नगद खरीदा गया है तो सीधा कहने का मतलब है कि हमारे पास जो रोकड़ है वो रोकड़ चली जाएगी और हमारे पास क्या आएगा, माल आएगा, अर्थात रोकड़ कम हो जाएगी 20,000 रुपये। और दूसरी बात यहाँ पर वो रोकड़ के बदले में माल जिसे हम बोलते हैं स्टॉक, वो स्टॉक हमारे पास आ जाएगा, अर्थात 20,000 रुपये का अब हमारे पास माल बढ़ जाएगा। लेकिन पूंजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि 20,000 रुपये नगद गया लेकिन माल उतने का आ गया, अर्थात संपत्ति में ही कमी या वृद्धि होगी। इससे पूंजी यानी दायित्व पक्ष की ओर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे हमारी कोई भी देनदारियाँ जो दूसरे व्यक्ति को देना है वो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है। अब इसे हम एक लाइन से बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे तो रोकड़ जो है हमारी 1 लाख में से 20,000 चले गए थे, अर्थात हमारे पास अब तिजोरी में 80,000 बचते हैं और माल हमारे पास जो स्टॉक के रूप में है वो 20,000 का है। और इस प्रकार हमें जो मालिक को पैसे देने हैं वो 1 लाख रुपए अभी भी देने होंगे। अगला देखते हैं हम नरेंद्र से उधार माल खरीदा। अब हमने यहाँ पर नरेंद्र से उधार खरीदा, नरेंद्र से उधार खरीदा। अब नरेंद्र से कितने का खरीदा, यहाँ पे 25,000 का। अब यहाँ पे देखिए उधार खरीदा है और उधार खरीदा तो क्या रोकड़ हमारे पास से जाएगी, नहीं जाएगी, इसलिए 0 कर देंगे। लेकिन खरीदा है तो माल तो हमारे पास आ रहा है ना, भले उधार खरीदा लेकिन माल तो आएगा, अर्थात कितने का स्टॉक बढ़ जाएगा हमारे पास, 25,000 का स्टॉक बढ़ जाएगा। लेकिन पूंजी पे कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो नरेंद्र हमने माल जो खरीदा है इसके कारण ये 25,000 रुपये हमको नरेंद्र को देने होंगे, अर्थात नरेंद्र अब हमसे पैसे लेगा और वो कितने लेगा, 25,000 रुपये लेगा। और नरेंद्र अब हमारे पास लेने वाला अर्थात हमारे लिए लेनदार बन गया नरेंद्र, और लेनदार के नाम से हम अब 25,000 यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि नरेंद्र को हमें पैसे देने होंगे। इस प्रकार से अब इसे हम बंद कर देते हैं और बंद करके समीकरण का देखते हैं हम, जो समीकरण हमारा ये सही आया है कि नहीं। तो समीकरण का योग लगा के देखते हैं और समीकरण का योग 80,000 हमारे पास तिजोरी में पैसे हैं, स्टॉक में हमारे पास 45,000 का माल रखा है, 1 लाख रुपए हमको पूंजी लौटानी है और 25,000 रुपये के और भी लेनदार हैं नरेंद्र जी। इस प्रकार अब देखिए जो संपत्ति पक्ष है, इस संपत्ति पक्ष में कितना रुपए हमारे पास हो गया, तो 80 और 45 1,25,000 रुपये हुए। और इसी प्रकार आप देखिए क्रेडिट पक्ष में 1 लाख और 25,000, 1,25,000 हो गए। अर्थात कहने का मतलब है कि समीकरण मिल चुका है, अर्थात लेखांकन समीकरण हमारा बन गया है। इस प्रकार हम लेखांकन समीकरण से संबंधित प्रश्न हल कर सकते हैं।
यदि आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछें, हम आपको पुनः और भी बता देंगे। इसमें अदत्त, पूर्वोदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित से संबंधित भी जो प्रश्न हैं उन्हें भी हम हल करवाएंगे। यदि आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, जो कठिन क्वेश्चन है वो यदि आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जिससे हम आपको अधिक से अधिक सवाल भी हल करवा सकते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो बेल आइकॉन बना है उसे प्रेस कर दें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, नमस्कार।